नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना अधिक प्यार देने के लिए आप सभी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। लगभग 7,500 से अधिक व्यूज़ उस वीडियो को मिल चुके हैं। जो प्रीलिम्स 2021-22 जो अभी का प्रीलिम्स है उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर, मतलब कहना कि जो पूछे गए प्रश्न हैं उस पर हमने वो वीडियो तैयार करी है, ठीक है। जिसमें मैंने क्या किया है, एक एक पॉइंट्स को बताया हुआ है और CGPSC ने क्या 10 संकेत दिए हैं इस प्रीलिम्स के पेपर में, उस पर मैंने चर्चा की है। तो पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान से इतने अधिक प्रश्न क्यों पूछे गए, पहला। दूसरा, संविधान की तैयारी कैसे करें, है ना, दूसरा संविधान विषय की तैयारी हम कैसे करना है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मैं बोल दूंगा। इसके अलावा संविधान के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, ठीक है। ये 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पुस्तकों को लगे तो बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों ने पुस्तक के संबंध में पूछा कि क्या पुस्तक हम पढ़ें, ठीक है। तो तीनों प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान से इतने अधिक प्रश्न क्यों पूछे गए। तो देखो, संविधान का जो ट्रेडिशनल पार्ट है यानी परंपरागत पार्ट है, उसमें से 16 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन क्या नगरीय निकाय को मिला करके पूछे गए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नहीं 5 क्वेश्चन नगरीय निकाय से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 16, 5, 21, ठीक। टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से 21 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं संविधान से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि एक एक करके कैसे कैसे क्वेश्चंस के लेवल में गए हुए थे, उस पर जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इतने अधिक प्रश्न क्यों पूछे गए। तो देखो, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उठा करके आप देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन संविधान में लगातार पूछे जाते थे, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन एक कॉमन है, लेकिन इस बार अति हो गया है, 21 क्वेश्चन तक के गया हुआ है, ठीक है। पहले तो क्या करता था, CGPSC मेंटेन करता था कम से कम 16, जैसे अभी ये गया है 21, उतना तो नहीं जाता था, 10, 11, है ना, 12 ऐसा जो जा रहा है वो मेंटेन करता था। और किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देता था, जैसे संविधान का कभी बढ़ा दिया 13-14 कर दिया, कभी ज्योग्राफी का बढ़ा दिया 13-14 कर दिया, कभी इतिहास का बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसा करता था, लेकिन इस बार जो किया है इसने UPSC पैटर्न पर किया है, क्योंकि 12 प्रश्न से लेकर के आप 21 तक पे बढ़ा दोगे, मतलब बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया। मतलब क्या, जो परिपाटी चली आ रही थी उसको क्या किया आपने, बिल्कुल चेंज कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रश्न किसी एक चैप्टर से उठा, किसी एक विषय से उठा ले रहे हैं, है ना। ऐसा कौन करता था, ऐसा UPSC करता था। 2014 से लेकर के 18 तक के आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या करता था, वहाँ पर भी पर्यावरण और भूगोल दोनों को मिला करके एक लंबा सीरीज दे देता था, 17, 18, 20 क्वेश्चन कई बार उसी से होते थे, समझ रहे हैं ना। कई बार क्या होता था कि संविधान और इतिहास को मिला करके वैसे क्वेश्चन दे देता था। तो ऐसी परिपाटी UPSC में देखने को मिलती थी, और यही परिपाटी हमको कहाँ देखने को मिल रही है, CGPSC में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो संविधान के अगर 21 प्रश्न पूछे गए हैं तो हो सकता है अगले बार के ट्रेंड में क्या कर जाए, इतिहास के इतने सारे प्रश्न पूछ दें, या अगले बार में हो सकता है भूगोल के इतने सारे प्रश्न पूछ दें, या अर्थव्यवस्था के पूछ दें, कुछ भी हो सकता है। मतलब यह है कि कोई परिपाटी अब जो चल रही है वो अगले साल चलेगी या नहीं चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन 2012 से लेकर के 2018 तक या 19 तक के जो परिपाटी चली आ रही थी CGPSC की, वो बदल गई है। एक लाइन में कहूँ तो मतलब ये है कि पैटर्न का अब कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो 10 ही आएंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ जो बात समझ में आ रही है, इतने अधिक प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों को साइड किया गया है। और ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल चीज़ें केवल क्वेश्चन में साइड किया गया है, सब जगहों पर किया गया है। टॉपिक्स में भी ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं पूछा, ट्रेडिशनल टॉपिक्स को पूछा ही नहीं तो ऐसा होता तो मौलिक अधिकार DPSP के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्रश्न का जवाब, ये वाले का। दूसरा वाला प्रश्न, तैयारी कैसे करें और इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, इन दोनों पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं किस पर आ जाता हूँ, यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहाँ, संविधान से पूछे गए हैं, और संविधान भी पूछे गए हैं। तो मेरा कौन सा है, सेट A था मेरा, और प्रीलिम 2021 के सेट A में इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं एक एक करके क्या करता हूँ, सारे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कठिन कितना लेवल का था ये आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग पर जो क्वेश्चन बना है उस पर आ रहा हूँ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पर जस्टिस फजल अली आयोग के संबंध में ये क्वेश्चन बनाया था। इसके 3 सदस्य थे, KM पडनीकर और हृदयनाथ कुजरू को मिला करके 3 सदस्य। ये लगभग सभी को याद थे और सभी से ये बना भी होगा। लेकिन जो दूसरा कथन था, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। ये आपने देखा होगा, बम्बई और पंजाब का विभाजन, ऐसा इसमें लिखा है, ठीक है।
बम्बई और पंजाब का विभाजन किया। अब यहाँ पर पढ़ने में लगता है कि बम्बई और पंजाब दोनों एक साथ थे और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एक अर्थ ये निकल रहा है, दूसरा अर्थ ये निकल रहा है कि बम्बई अलग था और पंजाब अलग था और इनके विभाजन का समर्थन किया गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यानी कि इस प्रश्न के कथन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें 2 अर्थ नजर आएंगे। तो पहली बार पढ़ोगे तो यही लगता है कि बम्बई और पंजाब को अलग अलग करने की बात कही जा रही है, जबकि भारत का नक्शा आप उठा करके देखो तो भारत के नक्शा में कहीं पर भी पंजाब और बम्बई एक साथ अलग करते हुए यहाँ पर से दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इससे तो ये पकड़ में आ गया था कि ऐसा नहीं है। और अगर आपको पता हो तो बम्बई जो है वो पहले उसका नाम बॉम्बे था और बाला साहब ठाकरे के दौरान शासनकाल के दौरान वहाँ पर एक झड़प हुई थी, एक आंदोलन हुआ था कहना चाहिए बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए। तो इसलिए फजल अली का यहाँ पर से फजल अली आयोग का संबंध कभी भी पंजाब राज्य और बम्बई से संबंधित नहीं रहा, इसलिए ये कथन गलत था। जबकि वहाँ पर 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसमें 14 राज्य थे और 6 उसमें केंद्र शासित प्रदेश थे। ये लगभग सबको याद था, तो इसलिए वो बन गया। तो कर क्या रहा है यहाँ पर, ये यूपीएससी का तरीका है। ठीक है, यूपीएससी का तरीका है, वो क्या करता है एक लाइन में 2 अर्थ निकालने की कोशिश करता है और अगर आपको पर्याप्त नॉलेज बेस नहीं है तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये रही है ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल तरीके से बनाया हुआ था उसमें। इसके बाद देखो पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के, ये वाला क्वेश्चन सरल था, अगर आपने पढ़ा हुआ तो बनाया ही होगा, तो इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये क्वेश्चन जो है फैक्ट की दृष्टि से काफ़ी कठिन था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे कम अवधि के लिए किसने भाग लिया, तो कमल नारायण सिंह इसमें आंसर में लिया हुआ है। ये अगर याद रहेगा तभी बनेगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है किस लेवल तक जाकर किसने पूछा हुआ है ना। इसके बाद देखो 6वां नंबर क्वेश्चन है इसमें। 6वां नंबर क्वेश्चन में 44वें संविधान संशोधन से संबंधित था ये प्रश्न। ठीक है, और इस प्रश्न में लास्ट वाला जो डी वाला ऑप्शन था वो पढ़ने लायक था। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक कि वह संतुष्ट नहीं है। ठीक है, संतुष्ट नहीं होता है तो एक ही बार भेज सकता है, लेकिन तब तक के वापस भेज सकता है जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए, ऐसा कहा हुआ है। तो ये पढ़ने से समझ में आ जा रहा है, लेकिन आप ट्रेडिशनली पुस्तकें पढ़ोगे, हम लक्ष्मीकांत की पुस्तक उठा करके देखोगे तो उसमें एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये लाइन लिखी रहेगी। लेकिन इसने क्या किया, लाइन को इतना घुमाया। देखो, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना, कि पूरा संतुष्ट हो जाए तभी बिल पारित होगा, ऐसा तो बनाया नहीं है संविधान ने। ठीक है, तो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन, आपको समझ में आया लेवल। इसके बाद देखिए 7वां नंबर का एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित था। इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें कथन था राष्ट्रपति, कथन नंबर 1 था, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या रहेंगे, उपराष्ट्रपति है ना, सभापति बने रहेंगे। ठीक है, सभापति बने रहेंगे। कब बने रहेंगे बोल रहा है, तो जब भारत के राष्ट्रपति की जगह पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति, तब वह बने रहेंगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अधिकतर लोग को पढ़ने में आएगा ये उपराष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे। हमारा माइंड कैसे सोचता है, हमारा माइंड सोचता है कि उपराष्ट्रपति भले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे, तब ठीक है आंसर बिल्कुल। लेकिन लाइन में क्या लिख दिया, सभापति बने रहेंगे। ठीक है, सभापति वाला काम वो नहीं कर सकेंगे, वो राष्ट्रपति के दायित्व तो निभाएंगे, तो फिर उप सभापति क्या करेंगे, सभापति का कार्य करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग का माइंडसेट यही सोचा कि उपराष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे और इस कथन को क्या कर लिया, सही मान लिया गया था, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रत्येक लाइन आपको कैसे पढ़नी है, एकदम बारीक तरीके से पढ़नी है, तब संविधान के प्रश्न बनेंगे। देखिए कैसे फंसा आ रहा है। ठीक है, बाकी के इसमें जो लाइन थी वो सरल थी कि राष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति को मिलेगा, है ना, और त्यागपत्र देता है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, कब, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तब। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक बारीकी थी इसलिए मैंने इस पर चर्चा किया।
क्वेश्चन नंबर 8 पर मैं आ रहा हूँ। संयुक्त बैठक को देखो, संयुक्त बैठक वाला क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक में बहुत ईजी क्वेश्चन बनाया हुआ था। इसमें कुछ विधेयकों का नाम दे दिया, सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक देखते ही दिमाग में आता है कि इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग या संयुक्त जो बैठक उसका प्रावधान नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला दे दिया था, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऐसा कहीं जरूरी लिखा नहीं है, ठीक है। अगर बहुत कंडीशन वैसी हो तो उपसभापति भी जा करके सभापति उसका अध्यक्षता कर सकता है संयुक्त अधिवेशन का, अगर आवश्यक हो तो। इसके अलावा कोरम दे दिया था गणपूर्ति। तो गणपूर्ति सबको याद रहता है कि भारतीय संसद का 1/10 गणपूर्ति रहती है, दोनों सदनों का ही और संयुक्त अधिवेशन का भी। तो 1/6 लिख दिया था, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं आंसर में लिया है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर जब लेता है तो बड़ा अटपटा लगता है, बाप रे ऐसा आंसर कैसे ले लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सरल था, दिमाग लगाने से बन जाने वाला था ये, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाए 10 नंबर, समिति, लोकसभा की समिति। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं पढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? ए लिया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, बी शहरी विकास संबंधी समिति, सी श्रम संबंधी समिति और डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ठीक, टोटल 4 समितियां हैं। तो इसमें से ध्यान से आप देखो तो आपको बात समझ में आएगा कि समितियां 2 प्रकार से बटी होती है, एक सामान्य प्रशासन समिति होती है और दूसरा विशेष प्रशासन समिति होती है। तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति बनेगी वो विशेष समिति ही होगी, क्योंकि होगा क्या, उसमें डॉक्टरी और विशेष तरह का ज्ञान रखने वाले चिकित्सक है, उन्हीं लोगों को लिया जाएगा, जबकि सामान्य प्रशासन समिति से ए बी सी तीनों आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपका सामान्य कॉमन सेंस है, या अगर आपने लोक प्रशासन में विशेष प्रशासन सामान्य प्रशासन वाला चैप्टर पढ़ा हो तब बन जाएगा, या आपने दर्शन साथ में चरवाक में आपने पढ़ा हो तो चरवाक में भी सामान्य और विशेष की अवधारणा है ना, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तब ये करते बनेगा। थोड़ा कॉमन सेंस का है और मेंस की तैयारी अगर आपकी होगी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ये, है ना। इसके अलावा भारतीय संसदीय समूह पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संसदीय समूह, इस पर आईपीजी। अब देखो आईपीजी से कभी क्वेश्चन सीजीपीएससी में नहीं उठाया था, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर नंबर 25 में आपको मिल जाएगा, और आईपीजी से क्वेश्चन कभी भी नहीं आते थे लेकिन पूछा है। इसका मतलब क्या, एकदम ऐसे टॉपिक्स को उठा रहा है जो कभी नहीं पूछे जाते थे, है ना। इस तरीके से पहले क्या किया, इस साल के पहले 2018 में भी उसने क्या किया, 19 में क्या किया था, संसदीय समूह पर क्वेश्चन पूछे थे उसने, ठीक है। संसदीय समूह पर नहीं, सॉरी संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति पर, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडलीय समिति पर क्वेश्चन पूछा, जो कोई पढ़ाता नहीं, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी अनट्रेडिशनल चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। वैसे क्वेश्चन सरल था कि स्वायत्त संस्था नहीं है, बिल्कुल स्वायत्त संस्था है ये। इसके अलावा संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, वर्तमान के सदस्य भी बन जाते हैं, और एक्स ऑफिसियो के रूप में उपाध्यक्ष और उपसभापति रहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक था, लेवल इसका ठीक था, लेकिन कभी पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमसे नहीं बना, वही पहुँच विहीन सामग्री के कारण ये हमसे नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका तो डेटा अगर आपको याद रहेगा तभी बनेगा। दादर नागर हवेली का अधिकतर लोग को याद रहा होगा कि 1961 में भारत जाकर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए वो ठीक बना होगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये बन गया होगा, नहीं बना होगा तो फिर आपको समझना होगा कि आपको डेट वगैरह और डिटेल में जा करके पढ़ना होगा, और फैक्चुअल वाली चीज़ें अगर पढ़नी है तो कुछ ऐसे फैक्ट याद करने पड़ेंगे जिनसे कम से कम तुक्का तो लगाया जा सके, है ना, क्योंकि लेवल काफ़ी हाई है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्वायत्त जिले से संबंधित है, ठीक है। ये स्वायत्त जिले से संबंधित क्वेश्चन बनाया, तो स्वायत्त जिले से संबंधित क्वेश्चन को देखो, स्वायत्त जिले से संबंधित ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर का है। तो देखो संविधान का 6 वाला शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल। तो 6 वाले शेड्यूल में 6वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है स्वायत्त जिला का, ठीक है। अब ये होता क्या है, 4 राज्य हैं वहाँ पर, उनमें से एक राज्य है आसाम। आसाम को लेकर के इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं स्वायत्त जिले से, ठीक है। अब कई लोग को समझ में नहीं आएगा कि स्वायत्त जिला वाला को उठाया क्यों, मैं बता रहा हूँ क्यों उठाया, एनआरसी वाले के कारण उठाया है। एनआरसी वाला जो मुद्दा चल रहा था उस टाइम में असम राज्य भी ऐसा एनआरसी से प्रभावित है, तो उसी एनआरसी वाले मुद्दे से स्वायत्त जिलों का मुद्दा भी निकला हुआ था, ठीक है। लेकिन काफ़ी पुराना है और वर्तमान में इसको पूछा जाना
थोड़ा सा अप्रासंगिक लगता है कि यार ये क्यों पूछा गया, लेकिन फिर भी संविधान का एक चैप्टर है, अनुसूचियाँ तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें से आता है, इसलिए हम इसको बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि एक अलग ही लेवल पर चीज़ें पूछ दिया, थोड़े परेशान करने वाले लेवल पर चीज़ें पूछ दिया है। लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि स्वायत्त जिले जैसी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। कई परिषदें होती है वो पढ़नी पड़ेंगी, अंतर्राज्यीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, है ना, ऐसे बहुत सारी परिषदें हैं, GST परिषद आ गया है अब, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद आया वित्त आयोग, यहाँ पर हम लोग आ गए वित्त आयोग, ठीक है। तो वित्त आयोग पर क्वेश्चन नंबर 14 बनाया था वित्त आयोग, है ना। तो वित्त आयोग में देखो कुल 5 सदस्य होते थे, लिख दिया था, गड़बड़ है, कुछ 5 सदस्य नहीं होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज होगा वो कम से कम एक सदस्य होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय या उच्चतर न्यायालय का कोई सदस्य नहीं भी होगा और वित्तीय क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है, तब भी वो क्या कर सकता है, इसके सदस्य बन सकता है। तो ये सेंटेंस भी इसका गलत हो गया था। तीसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा वाला है। तो यहाँ पर वो पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, और इसके अलावा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम दिया था, KC नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी सरल था, लेकिन अगर ठीक ठाक से आपने थोड़ा अंदर जाकर के इसको पढ़ा हो तभी ये बनेगा, नहीं तो वित्त आयोग में वही पढ़ा देते हैं, अनुच्छेद 280 में है, और केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ पर अनुदानों का बंटवारा किया जाता है, इतना ही नॉलेज लोगों को होता है। तो थोड़ा सा आपको डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, और मेरे को लगता है ये करंट से जोड़ करके पूछा है, क्योंकि NK सिंह की कमेटी यहाँ पर बनी हुई थी, उस आधार पर इसने पूछा होगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर ये क्वेश्चन हम अनट्रेडिशनल नहीं बोल सकते, वित्त आयोग से क्वेश्चन आते थे पहले भी, हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अंदर जाकर के इसने पूछा है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें से, तो 14 नंबर हो गया, उसमें 28 नंबर क्वेश्चन को हम देख लें थोड़ा सा। तो 28 नंबर में भारतीय परिषद अधिनियम, इस पर क्वेश्चन आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये दो अधिनियम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भारत परिषद अधिनियम, ये दोनों किससे हैं, संवैधानिक विकास से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसमें पहला सेंटेंस देखिए इसका जो दिया था, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो देखो इसमें से एक्ट ही समझ में आया था, 1861 में आप गवर्नर जनरल पढ़ोगे, मतलब क्या, आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 1861 क्यों होगा? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुए थे, गवर्नर जनरल के बाद जगह पर कौन आ गया था, वायसराय आ गया था। कौन आ गया था, वायसराय, है ना। तो वायसराय ये आएगा तब सही होगा। जो पहला सेंटेंस हो ऐसे ही गलत हो गया। अब 7 संख्या थी कि 8 संख्या थी, आपको विचार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ऐसे आंसर पकड़ते हैं आप, ऐसा सीखो भी, है ना। इसके अलावा जो दूसरा वाला सेंटेंस इसमें दिया हुआ है वो देखो, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। अब ये डेटा आपको याद रहेगा तभी बनेगा। 6 से 6, कम से कम 6 तो था ही, 12 वाला भले ध्यान में आए चाहे ना आए, क्योंकि आगे का नियम में 12 होता है वो, तो 6 कम से कम थी, ये बात ठीक थी। इसके अलावा तीसरा वाला सेंटेंस था इसमें, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1919 के नियम में जाकर के बात मिलती है। तो दूसरा और तीसरा सेंटेंस इसका ठीक था, लेकिन इसको पकड़ना आसान था इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1861 के एक में गवर्नर जनरल दे दिया था। इससे पता तो चल गया था कि भाई पहला दूसरा तीसरा तो आंसर नहीं होगा, केवल एक आंसर नहीं होगा, और सी वाला भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी 1 नंबर आ रहा था। इसलिए अधिकतर लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि आंसर बी होगा। ठीक, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मैथड। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड देखो, जब भी एलिमिनेशन मेथड से सीखना होगा, रोमन सैनी सर की वीडियो है वो जा करके देख लेना, उसमें हो जाएगा। या नहीं समझ में आएगा तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं व्हाट्सएप के थ्रू उसको भेज दूंगा। ये 9827287691 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो है 29 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब लागू हुआ, 20 जून 1892 को। अब ये लगभग लोगों के दिमाग में रहा होगा, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या पूछ दिया था, 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 दे दिया है। अब ये सबको याद रहना आसान बात नहीं है कि याद रह जाएगा, बड़ा मुश्किल से है ये याद रहना। ठीक है, इसलिए जटिल बहुत हुआ। इसके अलावा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ये अधिकतर लोग पकड़ गए होंगे, क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। क्या अधिकार था उन लोगों को बहस करने का अधिकार है। पूरक प्रश्न गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर केवल 2 ठीक लिया है, लेकिन फिर भी कई लोग को ये आंसर जो लगा होगा वो ये लगा होगा कि 1 और 2 आंसर है। अधिकतर लोग इसमें फंसे होंगे दूसरे नंबर वाले में। ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। ये क्वेश्चन कठिन था, क्योंकि ये 1892 का प्रतिनिधित्व अधिनियम जो
उदारवादी कांग्रेसियों की सफलता मानी जाती है? ये नहीं पूछा जाता, तो अब पूछा है तो बहुत बड़ी बात है ना। एकदम अनट्रेडिशनल चीज़ें पूछा है, मतलब कल्चर से हट कर के चला है एकदम, है ना। ठीक है, अगला देखो इसमें से 79 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 79 क्वेश्चन नंबर में आ रहा हूँ 79 पे। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन में ये राज्य विधायिका से संबंधित प्रश्न है। तो देखो इसमें से एक सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया था और वित्त विधेयक की परिभाषा उसमें लिखा। तो वित्त विधेयक की परिभाषा राज्य के संदर्भ में लगभग सबको याद रहता है, अनुच्छेद नंबर 199। तो 199 अगर अनुच्छेद जिसको याद रहा होगा, ये क्वेश्चन ईजिली बन गया होगा, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद फिर आया 80 नंबर, 80 नहीं, इसके बाद 83 नंबर ना। ठीक है, एक 83 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें से, इसमें क्या था 83, राज्यपाल को दी गई सलाह। तो राज्यपाल को देता कौन है सलाह? मंत्री देते हैं। और उसी को लेकर के प्रश्न था कि क्या कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। दिमाग में हमेशा डाल ले रहो कि कोर्ट कुछ भी चीज़ की समीक्षा कर सकता है। भारत की न्यायपालिका इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा कहा जाता है मजाक में कि आदमी को औरत बनाने और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है। तो ये हाल है, संसद के विषय में भी यही कहा जाता है कि आदमी को औरत बनाने और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है संसद। ठीक है, ऐसा पावर है, वैसे ही न्यायालय को हमारे यहाँ पावर है, तो वो कर सकता है। तो पहला सेंटेंस सही था। दूसरा वाला दिया है भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो भाई सलाह देना विधिक उत्तरदायित्व उन लोग का, है ना। तो यहाँ पर विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ऐसा कहा है। तो भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो देखो इसमें आंसर क्या लिया है? ए को आंसर लिया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है? इसमें आंसर बी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विधिक उत्तरदायित्व नहीं है ऐसा कहा गया है, तो विधिक उत्तरदायित्व उनका बनता है ना। सलाह देना विधिक उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सलाह के आधार पर ही राज्यपाल को काम करना होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा गलत आंसर लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, ये सरल था ये क्वेश्चन, है ना। 83 वाला क्वेश्चन सरल था। इसके अलावा 81 पे देखें, जिला न्यायाधीश पर क्वेश्चन है, ये कभी नहीं पूछता था। ठीक है, जिला न्यायाधीश पर क्वेश्चन नहीं पूछता था। अब एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 36 जा करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिला न्यायाधीश वाला चैप्टर अब पूछा गया है। जिला न्यायाधीश वाला जो चैप्टर है आसान चैप्टर होता है, क्वेश्चन भी आसान था। पहला सेंटेंस सबको पता था कि जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, और दूसरा कारण वाला जो पोर्शन है वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बिल्कुल ठीक था ये क्वेश्चन और सरल था, लेकिन ये है कि ये पढ़ाया नहीं जाता जनरली। ठीक है, इसलिए छूटा होगा, लेकिन थोड़ा वो दिमाग लगाने वाले से ये क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अन्य कुछ क्वेश्चन देखें। अब ये पंचायती राज के साथ मिला करके पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 को हम देखें, 76 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर नगरीय स्थानीय निकाय से पूछा गया था, इसके कौन से मामले में राज्य शासन नियंत्रण रखती है। तो 3 मामले विधायी, वित्तीय और कार्मिक, तो तीनों पे रखे गई। चौथा ऑप्शन में दे दिया था इसने नागरिकों की शिकायतों के संबंध में। अरे भाई, नागरिकों के शिकायतों के संबंध में नियंत्रण कैसे करेगा? नागरिक कितना भी नियंत्रण, कितना भी शिकायत करें, उस पर क्या कर सकती है सरकार? उनके ऊपर नियंत्रण तो नहीं लगा सकती है ना। जितना शिकायत करें उनको सुनने का दायित्व होगा। ठीक बात है। तो आखिरी में आंसर इसका ABC था, क्योंकि डी वाला आंसर इसका हो ही नहीं सकता। 3 ही मामले होते हैं जिस पर राज्य शासन कंट्रोल कर सकते। ईजी क्वेश्चन था, थोड़े कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर आपने लोक प्रशासन ठीक ठाक से पढ़ा होगा तो आपसे ये बन जाएगा, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखें 77 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 77 नगर निगम पर आया हुआ था। ये आपको चैप्टर कहाँ देखने को मिलेगा? एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 39 में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन सरल था। नगर निगम एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, और उसका कारण भी यह था नगरीय प्रशासन अत्यधिक जटिल प्रकृति का होता है। बिल्कुल ठीक था कारण भी, और इसका समाधान भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये है कि आपको इसके लिए एम लक्ष्मीकांत जैसे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तभी आपसे ये बनेगा ये क्वेश्चन नगर निगम वाला। ठीक है, क्योंकि नगर निगम वाला चैप्टर ऐसा लगता है कि हम पंचायती राज में पढ़ें तो हमसे बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। केवल पंचायती राज छत्तीसगढ़ का वो बिल्कुल अलग हो जाता है। थोड़ा सा आपको केंद्रीय लेवल पर भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना, और ये बिल्कुल अनट्रेडिशनल है ना। ठीक है, आगे आ जाएं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस में 78 पर आ जा रहा हूँ मैं। तो ये भी किससे था? 74वां संविधान संशोधन से था, नगरीय निकाय से संबंधित, और इसमें समितियों का प्रावधान था। ईजी था ये, है ना, हर प्रकार की समितियों का प्रावधान है इसमें, है ना। नगर पालिका, वार्ड समितियाँ, महानगर आयोजना समितियाँ और जिला आयोजना समितियाँ दिया हुआ है, सारे इसमें आते हैं। ये भी किसमें मिल जाएगा? चैप्टर नंबर 39 एम लक्ष्मीकांत में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाऊँ यहाँ पर, राज्य शासन वाला। ये क्वेश्चन नंबर था 82 था ये क्वेश्चन नंबर।
तो 82 क्वेश्चन नंबर को देखो, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है, ऐसा दिया हुआ था। अब इसमें देखो योजना आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्री और सचिवालय। अब इसमें क्या मिस्टेक किया है आयोग ने क्वेश्चन बनाने में, तुम देखो तो अंग्रेजी में नीचे में देखना, द मेन फोर्स फॉर्मिंग द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीजर फॉर द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो मेन फोर्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, प्रमुख शक्ति, ऐसा आ गया है इसमें। एक्चुअल में क्या था ये, प्रमुख शक्ति इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, प्रमुख संस्था ऐसा करना चाहिए था, या प्रमुख कार्यबल ऐसा भी इसमें ट्रांसलेशन करता तो समझ में आता। कई लोग को इसलिए लगा होगा कि हो सकता है मुख्यमंत्री हो, ठीक है, लेकिन इसमें आंसर सचिवालय होगा, क्योंकि पूरे का पूरे सिद्धांतों का निर्माण करने वाले वही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा देखना चाहिए, तो आपसे ये क्वेश्चन करते बनेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पे मैंने चर्चा कर ली है ना, जितने भी इसमें CGPSC ने पूछा है। क्या क्या विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है संविधान की तैयारी में, वो पहले देखिए। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी से पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जो प्रमाणिक पुस्तक है वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है, इसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा आपको ऐसे सॉल्व पेपर भी लेने पड़ेंगे जो क्या हो, लेवल के हो, है ना, थोड़ा सा डीप जाकर के क्वेश्चन पूछते हो वो हो। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा आपको प्रत्येक सेंटेंस को बारीकी से पढ़ना होगा कि कैसे फंसाया जा रहा है प्रत्येक सेंटेंस में, है ना, बारीक तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसका गलती निकाल पाएंगे। चौथी बात क्या है, आपको ट्रांसलेशन की चीज़ों को भी देखना होगा, हिंदी और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन, उसमें भी परेशानी हो रही है, अगर ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। पांचवी बात क्या है, तो पांचवी बात ये है कि आपको परंपरागत जो तैयारी का आपका तरीका था उसको आपको बदलना पड़ेगा, और आपको ऑथेंटिक पुस्तकों के थ्रू तैयारी करनी होगी, और ऐसे टॉपिक्स को भी तैयार करना होगा जैसे स्वायत्त संस्थाओं को, है ना, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ था ऑटोनोमस, या कहें कि स्वायत्त जिला, ऐसे चैप्टर, या कहें कि क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, है ना, या नगर निगम वाला जो क्वेश्चन पूछा, एकदम ट्रेडिशनल नहीं है, बिल्कुल अनट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के आपके संविधान की चीज़ें अच्छे से बन पाएंगी, ठीक है। अब संविधान में ये आसान है, करना भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखो इसमें से पुस्तकें हैं हमारे पास जिससे हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पुस्तक है, एक इसमें पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत, इसमें 6 चैप्टर नए दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। अगर आप एम लक्ष्मीकांत थोड़ा कठिन लगता है तो एक राजेश मिश्रा सर की आती है बुक संविधान की, वो थोड़ी सॉफ्ट है, मतलब लैंग्वेज उसका सॉफ्ट है, वो आप पढ़ सकते हो, आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत का ही एक यहाँ पर सॉल्व पेपर भी आता है, ठीक है। तो सॉल्व पेपर में 1500 क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन के आंसर क्या किया है, केवल गलत लिया है। तो अब एम लक्ष्मीकांत की बुक और सॉल्व पेपर दोनों एक साथ रख करके करेंगे तो इसकी गलतियाँ आप डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन थे, भारतीय परिषद अधिनियम और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला, ये दोनों क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस वाली बुक में था, ठीक है, इस वाली बुक में था, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आपका काम चलेगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 2 काम कर दिया। इतने अधिक प्रश्न क्यों आए थे ये मैंने बता दिया, असली कौन सी पुस्तक पढ़ी है, संविधान की तैयारी कैसे करें, तो वही पॉइंट्स जो अभी मैंने कहा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।